हेलो, राशा हेयर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ाया था और इसके क्वेश्चन दिए थे। अब इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग रेस्पिरेटरी रिथम? इसका आंसर है मेडुला। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ न्यूमोटैक्सिक सेंटर? इसका फंक्शन मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ऐसे करके लिखे इधर साइड, कि ये रेगुलेट करता है रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर के फंक्शन को। व्हाट स्टिमुलेट केमोसेंसिटिव एरिया टू सिग्नल रिथम सेंटर? दो चीज़ें, CO2 और H+C कंसनट्रेशन। और रिसेप्टर्स किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं? आयोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी के ऊपर। रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ये मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि ब्रेन का रीजन है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन, वो किस में प्रेजेंट होता है? पी से न्यूमोटैक्सिक सेंटर और पी से ही पॉन्स। ये तुम ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है। और आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये तो इसमें से ही पढ़ लेंगे क्योंकि ये तो लर्न करना है और समझने वाला है। अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है? डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है। कॉजिंग वीजिंग। अब वीजिंग क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं तब एक आवाज़ आती है, और ये मेनली तब आवाज़ आती है जब हम अपनी सांस को बाहर कर रहे होते हैं। और ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, मतलब सूजन आ जाती है ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स में। मैंने बताया था ना कि ट्रैकिया के बाद क्या आता है? लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकी आती हैं, फिर प्राइमरी ब्रोंकी के बाद सेकेंडरी आ जाएंगी, फिर टर्शरी और फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के बाद आता है एल्विली, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो ब्रोंक्यूल्स आ रहे थे उसके अंदर जब सूजन हो जाती है तब हमें अस्थमा हो जाता है। हमें नहीं, मतलब अस्थमा हो जाता है, ठीक है। फिर है एम्फाइसीमा। क्या होता है? क्रोनिक डिसऑर्डर होता है। क्रोनिक डिसऑर्डर होता है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम तक चलता है और इसमें 100% ही ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। एम्फाइसीमा इज़ अ क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच एल्विलर वॉल्स आर डैमेज ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज। मतलब जो एल्विली की वॉल होती हैं, ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या आते हैं? एल्विली आते हैं। तो एल्विली को मैंने बताया था कि जो एल्विली और उसकी डक्ट होती हैं वो रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट के अंदर आती हैं। अब अगर एल्विली की वॉल डैमेज हो जाएंगी तो उसका जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाएगा, और ये किसकी वजह से होता है? सीक्रेट स्मोकिंग की वजह से। अस्थमा समझ आ गया। अस्थमा में क्या होता है कि हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। कॉजिंग वीजिंग। वीजिंग मतलब ये जब हम सांस लेते हैं तो एक आवाज़ आती है, और ये जब हम मेनली जब सांस को बाहर कर रहे होते हैं तब आती है ये आवाज़, क्योंकि जब इसमें क्या हो जाता है? सूजन हो जाती है ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स में। इम्फाइसीमा क्या होता है? इम्फाइसीमा क्रोनिक डिसऑर्डर है। क्रोनिक डिसऑर्डर मतलब जो बहुत ज़्यादा टाइम तक चलता है, एक लॉन्ग टाइम तक चलता है और 100% ही सही नहीं हो सकता। इन विच एल्वुलर वॉल्स आर डैमेज ड्यू टू विच, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है। और ये किसकी वजह से होता है? सीक्रेट स्मोकिंग। इसकी वजह से सीक्रेट स्मोक नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब थर्ड है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। मतलब जब हम अपना कोई भी काम कर रहे होते हैं, मतलब जब हम जैसे बाहर जाके लोग काम करते हैं तो उसमें जब उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है तब ये डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, मतलब जब पत्थर टूटने वाली जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस्ड होती है, सो दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कोप अप विद द सिचुएशन। इस लाइन को मैं ऐसे करके एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे वैक्यूम क्लीनर है हमारे घर में, अब वो हमें मतलब साफ़ करने के लिए होता है वो घर को। जब अब उसमें एक डस्ट इकट्ठा होती रहेगी एक टाइम तक, पर जब उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठा हो जाएगी तो वो ख़राब हो जाएगा। ऐसी हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है कि एक टाइम तक, मतलब थोड़ी सी कम चीज़ है तो उसको तो हमारी बॉडी कोप अप कर लेती है, पर जब वो चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं तो वो कोप अप नहीं कर पाती है। लॉन्ग एक्सपोजर, वही मैंने बताया कि अगर वो चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, मतलब वैक्यूम क्लीनर पे अगर ज़्यादा डस्ट इकट्ठी होने लग जाएगी तो हमें प्रॉब्लम होगी। अब ऐसे ही लॉन्ग एक्सपोजर टू इन सब चीज़ों के लिए, जैसे कि ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग में, तो सबसे पहले सूजन होती है, लीडिंग टू फाइब्रोसिस, प्लोरीफेरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रोसिस क्या होता है? इसके अंदर हमारी लंग्स के अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो एब्जॉर्ब करती है ऑक्सीजन। अब जब फाइब्रोसिस हो जाता है तो इसमें वो ऑक्सीजन की जो एब्जॉर्ब करने वाली कैपेसिटी होती है वो हो जाती है उसकी डिक्रीज। अब ये डिक्रीज हो जाएगी तो सीरियस लंग डैमेज हो जाता है। सबसे पहले सूजन होगी, फिर फाइब्रोसिस होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? सीरियस लंग डैमेज। इसकी वजह से उन वर्कर्स को क्या पहनना चाहिए? प्रोटेक्टिव मास्क पहनना चाहिए अपने जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। अब ये जो समरी के अंदर ये 3-4 लाइन्स हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स, इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होता है मेनली ऑक्सी हीमोग्लोबिन से, मतलब Hb और O2 जब रिवर्सिबल मैनर में मिलते हैं। 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन में। और न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन एंड द केमोसेंसिटिव एरिया इन द मेडुला, वो अल्टर करते हैं किसको? रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को। मैंने न्यूमोटैक्सिक सेंटर के बारे में आपको बताया था कि वो रेगुलेट करता है किसको?
रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर को, जो कि पॉन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और केमो सेंसिटिव एरिया, जब भी H+ और CO2 की कंसनट्रेशन हमारे बॉडी के अंदर बढ़ती है तो वो रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर को सिग्नल भेजता है और उससे एलिमिनेट करवाता है H+ और CO2 को। अब ये आज के क्वेश्चन ये रहे और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कोई भी एक भी लाइन में कहीं भी प्रॉब्लम आई हो तो मुझे एकदम मैसेज कर देना, मैं उन लाइन को अच्छे से समझा दूँगी। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।